दोस्तों नमस्कार। एक बेईमान और करप्ट सिस्टम के सामने अगर कोई ईमानदार दुनिया आकर खड़ी हो जाए तो क्या होगा? यह सवाल बीते 12 वर्षों में गायब हो चला था और सही मायने में कहें तो इस देश के भीतर बेईमान और करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के सामने कभी कोई खड़ा हो नहीं पाया है। और शायद इसीलिए पहली बार छात्र जब खड़े हुए और वो जंतर मंतर पहुंचे हैं तो उनके जरिए जो मैसेज पूरी देश दुनिया में जा रहा है वह सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म या परीक्षा में लीक होने वाले पेपर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जानते हैं कि एक एक कदम सरकार उठाने का ऐलान कर सकती है। वो ये जान समझ रहे हैं कि सरकार कहेगी हमने फास्ट ट्रैक बना दिया, सरकार कहेगी आगे से पेपर लीक नहीं होगा, सरकार कहेगी कि दरअसल हम चीजों को सुधार देंगे। लेकिन छात्र बीते 12 वर्षों में टूट गए हैं। वो जान रहे हैं कि वो जंतर मंतर आ तो गए लेकिन अब खाली हाथ वो लौट नहीं सकते हैं। और शायद बेईमान और करप्ट राजनीतिक सत्ता के सामने या उसके पास संवैधानिक जो हथियार होते हैं वो कानूनी तौर पर तय करते हैं कि वह किसके तहत कौन सी कार्रवाई करेगा। और शायद यही वो ताकत सत्ता के पास हमेशा होती है और यह ताकत परिभाषित करती है किसे किस रूप में आंका जाए, परखा जाए, निशाने पर लिया जाए और उसके जरिए अपना काम, अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया जाए। इसीलिए हो सकता है आज आपकी आंखों के सामने कई चित्र रेंगने लग जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के घर पर बॉलीवुड के सितारे आते रहे, फोटो खिंचाते रहे, खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे संवाद करते रहे। यहां तक कि पहली बार एक फिल्म कलाकार ने इंटरव्यू लिया प्रधानमंत्री मोदी का, उस प्रधानमंत्री का जो पत्रकारों से सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बीते 12 वर्षों से घबरा रहे हैं। कलाकार ने बात की, उसका ओहदा बॉलीवुड में बढ़ गया। जो कलाकार सत्ता के करीब गए और जिन्होंने सत्ता के अनुकूल या उनकी विचारधारा और सोच के अनुरूप फिल्मों में काम किया या फिल्में बनानी शुरू की, उनका ओहदा बढ़ता चला गया। उनकी फिल्में कई जगहों पर टैक्स फ्री होने लगी। बॉलीवुड के भीतर भी वो कई अलग दृष्टि से देखे जाने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी महीन रेखा यह भी चलती रही कि इस देश में कोई बोले तो क्या बोले। क्रिएटिविटी का जिक्र हो या फिर एक दौर में पैरेलल फिल्म का भी जिक्र होता था और उस क्रिएटिविटी के जरिए वो स्टेट पर सवाल खड़ा करते थे। स्क्रिप्टें लिखी जाती थी, गीत लिखे जाते थे, स्टेट उसके खिलाफ कार्रवाई भी करता था। लेकिन बावजूद इसके ऐसी स्थिति नहीं थी कि पूरा बॉलीवुड उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाए। लगा जैसे शटर गिरा दिया गया हो बॉलीवुड का और उसके भीतर कोई बेहतर राइटर नहीं है, कोई अदाकार नहीं है, कोई खुलकर सामने आ नहीं सकता है। क्योंकि इस देश के भीतर में हर चीज का एक बिजनेस मॉडल होता है और उस बिजनेस मॉडल पर नकेल कसना किसी भी राजनीतिक सत्ता के लिए बहुत आसान सी चीज होती है। लेकिन छात्रों के आंदोलन ने एक मैसेज पूरे देश में दे दिया, हम आ गए हैं लेकिन लौटेंगे नहीं। आप चाहें तो डंडे बरसा लीजिए, हम हाथ नहीं उठाएंगे। आप चाहें तो पानी की धार छोड़कर हमें लहूलुहान कर दीजिए, हम हाथ नहीं उठाएंगे। आप आंसू गैस छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपने हमारी आत्मा को मार दिया है। आपने इस देश के भविष्य और तो और हमारे अपने भविष्य को लेकर जो अंधकार है, उस अंधकार को चीरने के लिए हम यहां पर आए हैं। यानी ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप कह सकते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाला छात्र हो, कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र हो, क्या वो जंतर मंतर पर इसलिए मौजूद है क्योंकि वो सैक्रिफाइस के मूड में आ चुका है और इस देश के पास कुछ भी नहीं बचा है? दरअसल ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जिस परिस्थिति में जो थिएटर चल रहा होता है, उस थिएटर में जो मंच पर दिखाई दे रहे होते हैं वो दरअसल नायक होते ही नहीं हैं। नायक तो उस थिएटर को देखने वाले लोग होते हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक
पहले 20 दिनों तक मौजूद थे, उसके बाद सरकार ने उन्हें उठा लिया, अस्पताल ले गई। वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उनके प्रति एक आदर स्नेह सबका है। लेकिन इस वक्त जो कॉकरोच पार्टी बनी हुई है, उसके नुमाइंदों की मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती है। वह भी गाहे बगाहे दोपहर में, शाम में मंच पर नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी, गैर मौजूदगी जंतर मंतर पर असर नहीं डाल रही है। क्यों? क्योंकि थिएटर को देखने वाले लोग दरअसल असल में नायक हो गए और एक झटके में जो थिएटर करते थे, इस देश के भीतर आंदोलनों को लेकर उनके प्रति रुचि खत्म हो गई। एक जगह चाहिए थी, जगह मिल गई। अब सवाल यह है कि उस थिएटर को देखने वाले लोगों के बीच से ही कोई नायक निकल जाएगा। वो नायक पार्लियामेंट के भीतर का नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट भी तो एक जंतर मंतर में आज तब्दील हो गई। संसद के भीतर बहस नहीं करते हैं तो फिर संसद के परिसर में ही आमने सामने खड़े होकर नारे लगाने लग गए। इससे क्या होगा? एक झटके में प्रधानमंत्री के घर का घेराव हो और उसके 24 घंटे के भीतर विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकला? उन्होंने अपने आप को मजबूत बतलाया, पुलिस उन्हें घेरे हुए थी। यह सवाल कोई भी पूछ सकता है कि एलओपी, सवाल राहुल गांधी का नहीं है, एलओपी यानी विपक्ष का नेता, ठीक वैसे ही जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता उछाला गया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके संयम की तारीफ कर दी। राहुल गांधी को या कहें एलओपी को पुलिस ने जिस तरीके से उठाया, उसने भारत के उस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को लेकर सवाल खड़ा किया कि यह क्या हो रहा है। और अगर राहुल गांधी कहते हैं मैं तो इस तरीके से अपने लड़ाई लड़ सकता हूं, 5 बार भी मुझे आप गिरा दीजिए, कोई मायने नहीं रखेगा, इसके कोई मतलब मायने होते नहीं हैं। सवाल इस देश के भीतर उस लोकतंत्र का, उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उन अधिकारों का और उसके जरिए देश के भविष्य का है। और शायद छात्रों ने यह बतला दिया कि उनकी प्योरिटी इस वक्त थिएटर देख रही है, वह खुद अपने नायक को आने वाले वक्त में चुन लेगी। और जब वो लौट नहीं रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर इन सब के बावजूद उन्हें लौटा दिया गया तो इस देश के भीतर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, कल को वो जो लौटेंगे तो उनमें ज्यादा डेस्परेशन होगा। अभी तो फिर भी डेस्परेशन रिफॉर्म खोज रहा है, सुधार चाहता है, जिम्मेदारी और जवाबदेही चाहता है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर इस चीज को दबा दिया गया तो क्या होगा इस देश के भीतर? यह एक बड़ा सवाल जरूर है। शायद छात्रों की इस हिम्मत ने एक हिम्मत बंधाई है समाज के भीतर हर तबके में। और वो बॉलीवुड जो खामोश सहमा हुआ सा था, सहमा हुआ था, तो संसद भी है, सिसकते हुए सांसद वहां बैठे हुए हैं। पता नहीं उम्र के किस पड़ाव में है, लेकिन तमाम सुविधाएं, विशेषाधिकार उन्हें चाहिए। कभी मंच पर जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के घर पे पहुंच जाते हैं। इस उम्र में भी उन्हें कुछ चाहिए। नई पीढ़ी देख रही है, जेनजी देख रहा है, छात्र युवा इसे देख रहे हैं। और शायद यही वो जज्बा है और यही वो प्योरिटी है आंदोलन की, जो उन सोए लोगों को जगा रही है। जिस बात का डर था कि अगर इन्होंने डरना छोड़ दिया तब क्या होगा, बॉलीवुड से आवाज आई, कई कलाकारों, अदाकारों की आवाज आई। सलमान खान सामने आते हैं और लिखते हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया में एक पन्ना लिख डाला। उस पन्ने में उन्होंने लिखा, यह आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था, बहुत दुख की बात है इसके हिंसक रूप इसने ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। सलमान खान ये लिख रहे हैं। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं। उनके माता पिता ने उनका साथ दिया है। मैं उनके लिए गए स्टैंड की सच में तारीफ करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और बड़ी मेहनत करके भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत बनाने का जज्बा दिखाया है। यह आंदोलन या विरोध, यही सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। जो बहुत हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं,
शिक्षा के प्रति प्रेरित यह पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी। सलमान खान खड़े हुए हैं, देख लीजिए उनका यह ट्वीट। हालांकि सलमान खान ने यह भी लिखा कि दरअसल यह पूरा मामला छात्र और शिक्षा व्यवस्था का है, इसको राजनीतिक रंग में ना रंगा जाए, सरकार इसको पूरा समर्थन दे, फैसला जो भी हो वो बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए, जो शिक्षित होना चाहते हैं उन्हें यह अधिकार तो मिलना चाहिए। और होते होते सलमान खान कहते हैं कि देखिए, शिक्षा के बगैर कुछ चलेगा नहीं, और हमें लगता है कि शिक्षा अगला ट्रेंड, अगला फैशन इस देश में होना चाहिए। हर साल ये और ज्यादा ट्रेंडी और फैशनेबल बनती चली जानी चाहिए ताकि दूसरे देशों से लोग भारत आए पढ़ने के लिए और भारत एक एजुकेशनल हब बन जाए। यह दर्द है दरअसल इस देश का। भारत विश्व गुरु का नारा लगाता रह गया और इन सब के बीच आपको जानकर हैरत होगी, हर बरस भारत से या कहीं पिछले बरस भारत से लगभग 11,27,000 छात्र दुनिया के दूसरे देशों में हायर एजुकेशन के लिए चले गए। और भारत में जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं उनकी तादाद 47,000 है। ये वह देशों से आते हैं जो गरीब पिछड़े देश हैं। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, कुछ हमारे पड़ोसी, उसमें नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। और भारत दुनिया भर के भीतर अपने छात्रों को भेजता है। और अगर अब नए आंकड़े देखिए तो और चौंक जाइएगा कि अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं के बाद ही छात्रों के जाने की तादाद और बढ़ती जा रही है। भारत के भीतर रजिस्ट्रेशन कॉलेज के लिए कम हो रहा है। यह चौंकाने वाली परिस्थिति है। सब कुछ गायब हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? सवाल सिर्फ सलमान खान का नहीं है। इस प्रक्रिया में पहली बार प्रीति जिंटा, उन्होंने तो कहा एजुकेशन रिफॉर्म पर ध्यान देना होगा, सार्थक बातचीत करनी होगी, हमारे युवा और हमारे लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल करना होगा। यह मांग जरूरी है जो युवाओं ने उठाई है, और यह मांग के जरिए उनके भविष्य का सकारात्मक असर पड़े, सरकार को यह समझना होगा। दोनों पक्ष सार्थक और रचनात्मक बातचीत करें, यह जानना चाहिए और यह होना चाहिए। यानी एक चिंता इस देश के भविष्य को लेकर छात्रों के भविष्य और उनके एजुकेशन प्रोसेस से जोड़कर की जा रही है। प्रीति जिंटा ने यह लिखा है। दरअसल इस दौर में बॉलीवुड से कई फिल्में बनी, यहां तक कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी फिल्म बनी। बेहतरीन कलाकारों ने ऐसी फिल्मों में काम किया। बेहतरीन डायरेक्टर हों, कलाकार हों, स्क्रिप्ट राइटर हों, सत्ता के लिए सब फिरते चले गए, लेकिन यह कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि दरअसल वह जिस विधा के साथ इस समाज को देख रहा है उस पर उसका अपना नजरिया क्या होगा। सब चीजें स्क्रिप्टेड इस देश के भीतर में चलती चली गई और स्क्रिप्टेड चीजों को ही मान लिया गया कि यह बौद्धिक क्षमता की पराकाष्ठा है। इसीलिए तो दुनिया भर में घूमते प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठने लगे, हर चीज स्क्रिप्टेड है। यह सवाल ऑस्ट्रेलिया में उठा, यह सवाल न्यूजीलैंड में उठा, यह सवाल नॉर्वे में उठा। आप अनस्क्रिप्टेड बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, सवालों का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो हर चीज स्क्रिप्टेड के तौर पर काम की जाए तो जाहिर है प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए या सत्ता सरकार के जरिए एक बहुत बड़ा दबाव बनाया जा रहा हो। एक गीत आया था, मोदी है तो मुमकिन है। 3 बड़े कलाकारों ने गाया उसको, उन पे फिल्माया गया। बहुत सारे इन अदाकारों के फैन ने टिप्पणी की, हम आपके फैन थे लेकिन हमें ऐसी उम्मीद आशा नहीं थी। ये आप क्या कर रहे हैं? वो क्या करते? किसी ने कुछ नहीं कहा, समझ सबको ही रहा था। और संयोग देखिए, राजकुमार राव उसमें से एक,
वह एक सवाल से द्रवित हो गए कि मेरे अपनी अदाकारी, मेरे अपनी आत्मा को लेकर सवाल कोई मेरा फैन उठा रहा है। तो उन्होंने लिख दिया, उन्होंने लिखा, भाई मैं कभी भी अपने जमीर का सौदा नहीं कर सकता, और सिर्फ एक गाना यह तय नहीं करता कि मैं कौन हूं, मैं किन चीजों का समर्थन करता हूं, या जिंदगी में मेरी क्या सोच है। उसके बाद की लाइन वो लिखते हैं, आप उस दबाव को कभी समझ भी नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं सकते हैं। ये कैसा दबाव होता है, किस रूप में दबाव होता है। रजनीकांत पर कौन सा दबाव है, अमिताभ बच्चन पर कौन सा दबाव है। एक दौर में ये पॉलिटिकली सक्रिय रहते थे, इस दौर में खामोश क्यों हो गए। और जिस गीत का जिक्र राजकुमार राव कह रहे हैं उसमें तो 2-3 कलाकार और हैं, उन्होंने अभी भी खामोशी बरती है। राजकुमार राव ने उसके बाद यह भी लिखा, मैं हमेशा सही चीजों और उन बातों का साथ देता हूं जो हमें इंसान के तौर पर एकजुट रखती है। जब तक मेरा जमीर साफ है, मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा हूं, तब तक बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग मुझे निजी तौर पर जानते हैं उन्हें पता है मैं कैसा इंसान हूं। उम्मीद है एक दिन मैं आपका भरोसा फिर से जीत पाऊंगा। इस दौर में कलाकार की, इस दौर में शिक्षक की, इस दौर में वकील और जजों की, इस दौर के भीतर तमाम बड़े नौकरशाहों की, इस दौर में संपादकों की, रिपोर्टरों की, सबकी साख एक झटके में धूमिल कर दी गई और कोई कुछ कहता भी नहीं है। ये कैसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई। हमने जो राजकुमार राव का पढ़ा, वो राजकुमार राव ने जो लिखा इंस्टाग्राम पे एक जवाब देते हुए, बाद में उसको उन्होंने डिलीट कर दिया, हटा दिया। यानी दबाव की क्या परिस्थिति हो सकती है, यह तो उस डिलीट ने बतला दिया जब आपने लिखा और उसको हटा दिया उस पोस्ट को। उसकी उन्होंने जो लिखा उसकी स्क्रीनशॉट को आप देख लीजिए। अब ये पोस्ट आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये बात कही गई, पब्लिक में सामने आ गई। दबाव क्या होता है ये खुलकर उभर गया, और शायद इसीलिए यह ताकत छात्रों ने दी है। उन छात्रों ने जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उन छात्रों में जो कॉलेज में कल कदम रखेंगे, उन छात्रों ने जो कॉलेज के बाद रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके हाथों में डिग्रियां हैं। परिस्थितियां कितनी नाजुक हो गई है, इसका एहसास छात्रों को भीतर तक छेद गया है। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें जंतर मंतर पर ऐसा लगने लगता है कि एक कपटी दुनिया के सामने एक ईमानदार दुनिया आकर खड़ी हो गई है, और ईमानदार दुनिया अपने साथ अपनी हथेली पर मौत लेकर आ गई। पुलिस डंडे मारती है तो वो कहता है मारो और मारो, मैं जाऊंगा नहीं। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें लगता है वो सब कुछ उसका छीना जा चुका है, उसको अंधेरे में रखा गया है। अब वो उजाले की खोज में निकल कर आया तो वो लौटे तो कहां लौटे, पीछे और ज्यादा अंधेरा है, आगे अगर वो खड़ा रह गया तो फिर उजियारा है। और शायद उजियारा इसलिए भी है कि उसके खड़े होने ने हर तबके के भीतर एक उम्मीद भर दी है। और जब हम उम्मीद का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये देश में जो हो रहा था हर कोई सोया हुआ है, क्योंकि इस परिस्थिति ने पहली बार उस राजनीतिक धारा को भी छीन लिया जिसके आश्रय अभी तक सियासत होती थी। अब हिंदू मुस्लिम नहीं है, ओबीसी शेड्यूल कास्ट की बात नहीं हो रही है, अब एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है इस देश के भीतर में। यानी इस देश को विकसित बना देंगे 2047 में, इसका जिक्र नहीं है। भारत की इकोनॉमी 5वीं इकोनॉमी हो जाएगी, 4थी इकोनॉमी हो जाएगी, इसका जिक्र नहीं है। हर इस चीज के भीतर परखना शुरू कीजिएगा तो एक डर, एक हौवा इस दौर में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ने पैदा किया। और संवैधानिक ताकत जब आपके हाथ में होती है तो संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप उसको परिभाषित करने लगे। लेकिन मुश्किल यह हो गई कि उसे परिभाषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पास भी वक्त नहीं है इन छात्रों की बातों को सुनने का। आप कल्पना कर सकते हैं, कल चीफ जस्टिस ने कहा हमारे पास वक्त नहीं, हम वीडियो नहीं देखेंगे, और छोड़िए इसको, जब मौका आएगा तब देखा जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेट्रो सेवा है वो बंद है, क्लाइंट को आने में मुश्किल हो रही है, अच्छा हम दोपहर बाद इसको देखेंगे।
ये कौन सी परिस्थिति है? तो इसका मतलब बहुत साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठकर आप इस देश के भीतर जो एक पारंपरिक सियासी तौर पर जो साधन होते हैं उसको भी अपनाए हुए थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेंशनल फॉर्मेट, यानी मौजूदा राजनीति उस कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट पर चलना चाहती है, और जब वो चलती है तो उसको बेईमान और करप्ट लोग उसके साथ खड़े होते हैं, उसे ही वो मैनेज करती है। एक लंबी फेरिस्त है इसकी। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ कहां चले गए? चंद्रचूड़ के घर में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस गगोई, मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस सूर्यकांत। आप तमाम चीजों को परखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके जहन में आए ये छात्र जो है इस कन्वेंशनल फॉर्मेट को ही तोड़ रहे हैं, इसीलिए वो राजनीति हिली हुई अंदर से। उस राजनीति के हिलने का असर हम आपको बताएं उससे पहले देखिए रघुवीर यादव, शानदार कलाकार, उसका दिल अंदर से हिल चुका है छात्रों पर जो कुछ हुआ। उसने एक छोटा सा वीडियो बनाया और जारी किया, देख लीजिए एक बार। बहुत आहत हूं, यकीन नहीं हो रहा है कि जिस तरह इन मासूम बच्चों को बेरहमी से, बेदर्दी से मारा पीटा गया है। क्या कहूं, इन नकाब पोशों ने खाकी वर्दी पहने हुए किसी की भी शय पाके अगर बच्चों को मारा है, जो दरिंदगी दिखाई है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इन्हें माफ नहीं करेगी। अब क्या है, पीट लिया, मार लिया, बच्चों का कसूर क्या था? अब जाइए इस महीने की तनख्वाह लेके अपने बच्चों को रोटी खिलाकर और चैन की नींद सो जाइए। ये सृष्टि तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इन बच्चों के लिए जो अपना हौसला, जो हिम्मत लेके चल रहे हैं, उनके लिए मेरा जिस्म का कतरा कतरा उनके साथ है। मैं सलूट करता हूं बच्चों को। बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो तुमने हौसला दिखाया, बस जरूर कामयाब होंगे। होना तो यही चाहिए। इस देश के भीतर जो भी प्रोफेशनल है, जो भी अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको एक संतुष्टि हो कि यह देश अपने भविष्य को रच बस रहा है, और देश का भविष्य वह युवा, वो छात्र है जिसके लिए हमने एक बेहतरीन कालीन बिछा रखी है। लेकिन यहां तो अपने पांव तले रेड कारपेट है, लेकिन दूसरों के लिए ऐसी कटीली जमीन आपने बना दी जहां पर माफिया है, पॉलिटिकल फंडिंग की नेक्सस है, जो पूरे बेईमान और करप्ट सिस्टम की पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन है। उस दौरे में यह देश फंस चुका है। कोई क्या करे? छात्रों ने जगाया जरूर है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री उसी तरीके से सोशल मीडिया पर लिखते हैं जैसे सलमान खान ने लिखा, जैसे प्रीति जिंटा ने लिखा। प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं, देश के युवाओं का हित, उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उसके जवाब में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं, और वह भी लिखते हैं उसी जगह, अपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप ही वो शख्स हैं। आपने ही हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया, और इसकी जिम्मेदार हर व्यक्ति को आपने संरक्षण दिया है। तब प्रधानमंत्री मोदी अगली लाइन में लिखे हैं, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। राहुल गांधी विपक्ष के नेता लिखते हैं, छात्रों की मांग साफ है, धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री पद से हटाए जाएं, छात्रों से आप माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब कल्पना कर रहे हैं मौजूदा वक्त में जिस कन्वेंशनल फॉर्मेट में भारत की पॉलिटिक्स चल रही है, युवा छात्र उसको पचा भी पाएगा? उसके कोई सरोकार इनसे बैठते ही नहीं है। और ये पार्लियामेंट के भीतर जब बहस नहीं कर पाते हैं, वहां पर कोई सहमति नहीं बना पाते हैं, तो उसके बाद गोल चौराहा बनाकर परिसर के भीतर आमने सामने खड़े होकर नारे लगाने लगते हैं।
इसके मतलब मायने क्या हैं? छात्रों ने डिगा तो दी भारत की राजनीति, लेकिन सवाल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का जिसमें पार्लियामेंट का मतलब वाकई लोकतंत्र का मंदिर हो, सुप्रीम कोर्ट का मतलब वाकई संविधान की व्याख्या हो। लेकिन सारी चीजें ढहती चली जाएंगी तो फिर चुनाव का मतलब चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए, यह भी मतलब मायने होंगे। इस देश की तमाम जांच एजेंसी, वो ईडी हो, सीबीआई हो, उसका भी परीक्षण होगा। सब कुछ ठहते हुए इन्हीं युवाओं छात्रों ने देखा है। वो जानते हैं माँ बाप कैसे फीस जुगाड़ते हैं, वो जानते हैं कैसे पर्चे जब भरे जाते हैं पेपर देने के लिए और फिर लीक हो जाते हैं, कितना बोझ होता है। उससे पहले उस पेपर को देने के लिए कहां कहां से लोन लिए गए होते हैं, ये सब कुछ है। इसीलिए छात्रों की प्योरिटी का आंदोलन उस बेईमान, कपटी और करप्ट पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल सिस्टम से टकरा रही है, जिसका एक नजारा पार्लियामेंट के भीतर आप देख सकते हैं। भीतर नहीं, बाहर आमने सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये है विपक्ष के। सच तो यह है कि पहली बार संसद फेल हो गई है। 12 वर्षों में पहली बार बीजेपी को लगने लगा है कि अब उसका जो चेहरा है, अब उसकी बारी तो नहीं आ जाएगी जो प्रधानमंत्री का चेहरा है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान से बात आगे जा रही है। यह भी सवाल है कि छात्र आंदोलन कहीं इस देश की उस पॉलिटिकल फॉर्मेट को बदल तो नहीं देंगे जिस फॉर्मेट के आश्रय अभी तक चुनाव होते हैं, तमाम राजनीतिक दल शिरकत करते हैं और अपने महत्व को बतलाते हैं। कौन है ये लोग? कैसे इनको अधिकार मिल गया? एक सिस्टम काम करना चाहिए। क्या केजरीवाल थाने में जाकर कहेंगे तब कोई छात्र छूटेगा? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निवास को घेरेंगे तब प्रधानमंत्री जागेंगे? क्या प्रधानमंत्री को डर है तो वो अपने पार्टी के अध्यक्ष को अब बाहर निकालकर कहेंगे आप भी लड़ना शुरू कर दीजिए? यानी सियासी तौर पर इस घमा चौकड़ी से दूर छात्र जिस अवस्था में पहुंचे हैं जंतर मंतर, वहां से उन्हें बैरंग आप लौटा नहीं सकते हैं। बैरंग लौटाइएगा तो इस देश के भीतर का और ज्यादा आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। कल वो किस शक्ल में होगा ये कोई नहीं जानता है। और शायद इसीलिए हर वो क्षेत्र जो दबा हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, वो धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है। हमारे पॉलिटिशियन, हमारी पार्लियामेंट अभी भी रिएक्ट नहीं कर रही है। वो नहीं जान समझ रही है कि इन पुलिस वाले जो डंडा बरसा रहे थे, लाठियां भांज रहे थे, उनके भी तो बच्चे हैं। वो नहीं जान समझ रहे थे। और शायद ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फेल होती परिस्थिति में छात्रों की हिम्मत ने यह खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि इस देश के भीतर गरीब सही लेकिन एक ईमानदार भारत बसता है। उस ईमानदार भारत को अब अपना हक चाहिए, न्याय चाहिए, संविधान में लिखे हुए शब्दों का वो पालन होते हुए देखना चाहता है और इस देश को वह अपने अनुकूल, अपने तरीके से संवारना चाहता है। हो सकता है संसद को इस पर आपत्ति हो, सत्ता और पॉलिटिशियंस को इस पर आपत्ति हो, लेकिन छात्र तो इस बार निकल पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।